समुंदर की लहरों को चीरते हुए उन विशालकाय जहाज़ों को देखकर क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है? मतलब हजारों टन भारी लोहे से बने ये तैरते हुए शहर आखिर समंदर में टिके कैसे रहते हैं? और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ऐसा क्या बदल जाता है कि विशाल स्ट्रक्चर्स पानी की गहरी खाइयों में हमेशा के लिए समा जाते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इन जहाज़ों के डूबने और तैरने के पीछे आखिर कौन सी फिजिक्स काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, अगर आप एक छोटी सी ठोस लोहे की कील को पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? वो पलक झपकते ही डूब जाएगी, राइट? लेकिन दूसरी तरफ वही लोहा जब एक विशालकाय हजारों टन भारी जहाज का रूप ले लेता है तो वो बिल्कुल शान से समंदर की लहरों पर तैरता रहता है ना? एकदम कमाल का विरोधाभास। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन से नियम हैं जो इतनी भारी धातु को पानी की सतह पर टिकाए रखते हैं? आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। और इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहला, तैरने का बेसिक विज्ञान। दूसरा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तीसरा, वो कारण जिनकी वजह से जहाज डूबते हैं। और चौथा, डूबने की वो खौफनाक लेकिन साइंटिफिक प्रक्रिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, तैरने के विज्ञान की। यहाँ सारा खेल ना बनावट या डिजाइन का है। अगर आप लोहे का एक ठोस ब्लॉक पानी में डालेंगे तो वो तुरंत डूब जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जहाज के साथ ऐसा नहीं होता। जहाज का डिजाइन अंदर से बिल्कुल खोखला रखा जाता है, और इस खोखलेपन की वजह से जहाज के अंदर बहुत सारी हवा भरी रहती है। तो होता ये है कि लोहे और हवा के इस कमाल के कॉम्बो की वजह से जहाज का जो औसत घनत्व या ओवरऑल डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से बहुत कम हो जाती है। आसान भाषा में कहूं तो जहाज एक बहुत बड़े लोहे के गुब्बारे की तरह काम करता है, जो अंदर से हवा से भरा होने के कारण पानी पर बिल्कुल मजे से तैरता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे और सबसे अहम पॉइंट की, आर्किमिडीज के सिद्धांत की। यहाँ आपको एक बहुत ही जरूरी टर्म समझना होगा, उत्प्लावन बल, या जिसे हम इंग्लिश में बोयेंसी फोर्स कहते हैं। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जब एक बड़ा जहाज पानी में उतरता है तो वो अपने भारी भरकम साइज की वजह से बहुत सारे पानी को अपनी जगह से हटा देता है। अब पानी भी चुपचाप हार नहीं मानता। जो पानी हटाया गया है वो वापस अपनी जगह लेना चाहता है, और इसी कोशिश में वो जहाज पर नीचे से ऊपर की तरफ एक जबरदस्त धक्का मारता है। बस पानी के इसी ऊपर की तरफ लगने वाले धक्के को उत्प्लावन बल कहते हैं। और यही आर्किमिडीज का वो मशहूर सिद्धांत है जो जहाज़ों को तैरने में मदद करता है। तो बेसिकली ये समंदर में तैरना एक बहुत ही नाजुक सी रस्साकशी है। एक तरफ है जहाज का भारी वजन यानी ग्रेविटी, जो उसे लगातार नीचे समंदर की गहराई में खींच रही है, और दूसरी तरफ है हमारा ये पानी का धक्का जो उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक ये ऊपर की तरफ लगने वाला पानी का धक्का जहाज के नीचे की तरफ लगने वाले वजन के बराबर या उससे ज्यादा रहता है, जहाज बिल्कुल सेफ रहता है और तैरता रहता है। सारा खेल इसी परफेक्ट बैलेंस का है। लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट बैलेंस बिगड़ जाए? यही हमारा तीसरा पॉइंट है, डूबने के कारण। इस सुरक्षित बैलेंस को तबाह करने वाले 3 सबसे बड़े खतरे होते हैं। पहला खतरा है जहाज के निचले हिस्से, जिसे हल कहते हैं, उसमें कोई बड़ा छेद हो जाना। अगर जहाज किसी समुद्री चट्टान से टकरा जाए, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के साथ हुआ था, तो ये बैलेंस तुरंत बिगड़ जाता है। दूसरा बड़ा खतरा है ओवरलोडिंग। हर जहाज की अपनी एक लिमिट होती है। अगर उसमें लिमिट से ज्यादा भारी सामान या लोग भर दिए जाएं, तो जहाज का वजन पानी के ऊपर धकेलने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाता है। और तीसरा कारण है भयंकर समुद्री तूफान। जब लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि पानी सीधे जहाज के डेक और कमरों में भरने लगता है, और अगर जहाज के पंप भी फेल हो जाएं, तो जहाज के पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही जहाज में किसी छेद या तूफान की वजह से पानी घुसता है, सारी फिजिक्स उल्टी पड़ने लगती है। जो हवा जहाज को हल्का बनाए हुए थी वो तेजी से बाहर निकलने लगती है, और उसकी जगह ले लेता है भारी समुद्री पानी। बस इसी एक बदलाव से जहाज का कुल वजन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वजन बढ़ता है वो ऊपर की ओर लगने वाला हमारा जीवन रक्षक बोयेंसी फोर्स कमजोर पड़ने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां ग्रेविटी अपना असली खेल शुरू करती है। और जब ग्रेविटी हावी होती है तो शुरू होती है हमारे चौथे और आखिरी पड़ाव की कहानी, डूबने की असल प्रक्रिया।
ये एक बहुत ही डरावना लेकिन साइंटिफिक प्रोसेस है जो 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है पानी का प्रवेश। ये वो शुरुआत है जहां किसी छेद या बड़ी लहर के कारण समंदर का पानी जहाज के सबसे निचले कमरों में तेजी से भरने लगता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, संतुलन बिगड़ना। जैसे जैसे पानी जहाज के एक हिस्से में ज्यादा भरता है, जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक जाता है। इससे जहाज एक तरफ बुरी तरह झुकने लगता है या उसका एक सिरा पानी में धंसने लगता है। तीसरे स्टेप में हवा पूरी तरह निकल जाती है। पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जहाज के अंदर बची खुची हवा भी बाहर धकेल दी जाती है। अब तक जहाज की डेंसिटी समंदर के पानी से बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। और फाइनली चौथा स्टेप, समुंदर के तल की ओर जाना। जब पानी का वो ऊपर वाला धक्का यानी बुयंसी पूरी तरह से जीरो हो जाती है, तो प्रकृति का सबसे ताकतवर फोर्स गुरुत्वाकर्षण अपना पूरा कंट्रोल ले लेता है और उस विशालकाय लोहे के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए समुंदर के गहरे अंधेरे तल में खींच लेता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ जहां हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग ने ऐसे ऐसे विशाल जहाज बनाए हैं जो आर्किमिडीज के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे समंदर पार कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब प्रकृति अपना मिजाज बदलती है तो ये फिजिक्स के नियम किसी को नहीं बख्शते। तो क्या हमारी इंजीनियरिंग कभी समंदर की इस डरावनी ताकत और इन अटल नियमों पर सच में पूरी तरह हावी हो पाएगी, या फिर हम हमेशा फिजिक्स के इस नाजुक से बैलेंस के भरोसे ही लहरों पर दांव खेलते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा।